नमस्कार दर्शक मित्रों, समाचारों की ओर कहीं भी आप नजर डालो, आजकल अमेरिका, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, तुर्की, चीन, भारत के अलावा ये सब राष्ट्र के नाम बारी बारी से चमकते रहते हैं। 7 तारीख को रात को प्रलय होने वाला था, मगर हुआ नहीं। ये पुण्यशाली जीव जो इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, या तो इनको एक्सटेंशन ऑफ लीज ऑफ लाइफ मिला है, या तो फिर ये टल गई उनके ऊपर से आपत्ति। अभी पाकिस्तान की मध्यस्थी में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका शांति वार्ता आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन के लिए दो में से एक भी युद्ध नहीं करेंगे। इजराइल को तो युद्ध के बिना चारा नहीं है, क्योंकि नहीं तो नेतन्याहू जेल में जाएगा। तो इजराइल कहीं ना कहीं वो युद्ध को चिंगारी देने का कार्य करता रहता है। आज हमें चर्चा करनी है एक ऐसे राजनयिक के साथ जिनकी खुद की इनिंग्स राजनयिक व्यावसायिकता में काफी शानदार रही है। वैसे उन्होंने एक अधर्म जरूर किया है। डॉक्टर केतन शुक्ला सही मायने में डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, एमडी है। यानी एक एमडी की और एक एमबीबीएस की 2 सीट बिगाड़ी। और इसके अलावा ग्रेजुएट भी है, बीएससी है। मगर फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले गए और एक प्रभावी अफसर रहे। आज हमें इनका साक्षात्कार करना है। हमारे लिए डॉक्टर केतन भाई शुक्ला कोई नई शख्सियत नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है। हमेशा वो हमारे साथी और हमारे लिए एक बहुत बड़े शुभेच्छक रहे हैं, रिसोर्स पर्सन रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। वो मार्गदर्शक मंडल की वो बात नहीं करता जिसमें अडवाणी को भेज दिए गए। ये मार्गदर्शक यानी गाइड रहे हैं। तो ये परिस्थिति में आज हमने शुक्ला साहब को निमंत्रित किया है कि ये जो 7 अप्रैल के बाद की मध्यरात जब हम सो रहे थे भारत में और भगवान के भरोसे सो रहे थे कि कुछ होगा नहीं, सुबह में उठ के देखेंगे, और नहीं हुआ कुछ। भगवान पे भरोसा जो रखता है वो कभी निराश नहीं होता। तो ये जो पूरी राजनीति चली, जिसको बैकडोर या ग्रीन रूम पॉलिटिक्स कहते हैं, डिप्लोमेसी कहते हैं, उसमें भारत लगता है कहीं मूर्ख बना है। युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले इजराइल पहुंच जाना, वो भी दूसरी बात। अब तक के भारत के एक भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गए थे। उन्होंने इजराइल की नेसेट ने कोई अवार्ड दिया है, और जैसे ट्रंप के इलेक्शन में उन्होंने बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, वैसे वो नेसेट में भी जाके प्रॉमिस दिया है, हम इजराइल के जुड़े भाई हैं, उनके साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। कई लोग जो राजनीति को जानते हैं, पहचानते हैं, वो पहली बार भी जो गलती हुई थी और अभी भी जो हुई है, वो दो में से एक को भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जब इतिहास लिखा जाएगा, शायद ये दोनों ऐतिहासिक कूटनीति की गलतियां मानी जाएगी। ये पूर्वभूमिका के साथ हम जाएंगे डॉक्टर केतन शुक्ला के पास।
केतन भाई, ये जो भी हुआ 7 अप्रैल से लेकर उसके बाद में, और उसमें भी इंडियन फॉरेन सर्विस का एक पूर्व अधिकारी ऐसा कहे, जो आप लोग ब्यूरोक्रेट तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, वो ऐसा कहे कि पाकिस्तान दलाली करता है। अब मध्यस्थी और दलाली में भेद न समझे। मैं मानता हूं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसका आईएफएस वापस लेना चाहिए। इनके पुरखों का है तो वो भी वापस लेना चाहिए। ये जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, पियाला तेरे नाम का पिया, न जाने किसके नाम का पियाला पी लिया है। सनम निकले हैं बड़े बेआबरू होके तेरे कुचे से करके भागे थे चाइना से, वॉशिंगटन में जा गिरे थे। अब ये जयशंकर जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान दलाली करता है तो बद्दे लगते हैं, मगर मैं इनको दोष नहीं देता, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्थाएं सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के आधारित रहकर चलती हैं। वो मंत्री है, लेबल लगाया है, मगर सीटी करोगे कंफर्मेटरी टेस्ट तो नहीं आएगा। सीटी करोगे किसी का भी मंत्रियों का तो एक जवाब मिलेगा आपको, फाइलम मोलस्का, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, रेप्टाइल्स, क्योंकि किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है और मृदुकाय हैं, तो फाइलम मोलस्का, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, रेप्टाइल्स, सरीसृप। तो ये क्या गफले हुए हैं हमारे कूटनीति के क्षेत्र में। आप तो निवृत्त है, मालूम है मुझे, अगर आप होते तो ऐसा, आपने तो कभी गुफा किया नहीं, मगर और भी कई हमारे वेरी वेरी लर्नेड, वेरी वेरी एबल, जैसे मेरे कई मित्र भी आईएफएस में रह चुके हैं, दे ऑलवेज कैरीड अ वेरी हाई रेपुटेशन इन रिस्पेक्ट। क्या हुआ है जयशंकर को, क्यों सांप सूंघ गया है इनको? और भारतीय कूटनीति को और हमारी व्यूह रचना को क्या हुआ है? ओवर टू यू। इसमें ऐसा है, जैसे आपने कहा कि शंकर भगवान का नाम लिया, तो अब कभी कभी आप ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में जाओ तो आपको जहर पीना पड़ता है, ना आप उसको उगल सकते हैं ना पी सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि यही सिचुएशन ट्रम्प की है, यही सिचुएशन नेतन्याहू की है। ट्रम्प के कोई एडवाइजर नहीं उनको कुछ कह सकते हैं, तो ट्रम्प ने इतनी बड़ी गुप कर दी है। सेम चीज नेतन्याहू की हुई है। तो इसमें यह है कि एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है कुछ कंट्री का। आपने पहले देखा होगा कि इंडिया जब आजाद हुआ तो कोई इतना बड़ा पावरफुल कंट्री नहीं था, इतना आर्मी नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, पर ऑस्ट्रिया जैसे कंट्री ने भी कहा है कि हमारी आजादी में इंडिया का प्रधान रहा है। कहीं कॉलोनियल पावर गए, इवन कोरिया, साउथ कोरिया। तो इसमें यह है कि आपका तटस्थ रहना, इसमें एक चीज आप देख सकते हो कि चाइना ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने ईरान को नेगोशिएशन टेबल पे आने का कहा है, पर अभी तक कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आप दो तरह की पॉलिसी रख सकते हो, आप कम बोलिए और आपका जो वजूद है वो वहां वजूद होगा, या फिर आप जो स्टेटमेंट दो या जो भी पॉलिसी रखो उसमें एक तो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी होती है, दूसरी चीज ये होती है कि एथिक्स एंड मॉरल। कुछ जगह पे आप नहीं कर सकते हो, जैसा कि बहुत पहले हुआ था इमरे नाज, जब रशिया ने अटैक किया था हंगेरी में, तो नेहरू जी ने कुछ दिन लगा दिए थे, तो भी काफी चर्चा हुई थी। तो इसमें यह है कि आप नेगोशिएशन को जो भी करें, कहीं भी हो, क्रेडिट तो मिलती ही है। जैसे कि आप देखो कि इजराइल में राबिन और उन सबको नोबेल प्राइज मिला था, बहुत बड़ी वॉर हुई थी पर मिला था। तो ये एक ऐसी चीज है कि कई कंट्री के लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर, जर्मन चांसलर, इटालियन एक्स प्राइम मिनिस्टर, कई लोगों ने बधाई दी है। तो हमें इसमें कोई स्टेटमेंट देना, पर इसमें एक डोमेस्टिक कंपल्सन होता है, हमारा मीडिया को भी काफी दिक्कत हो जाती है और फिर बोलते रहते हैं। तो ये सब इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर रहती है।
तो ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये हुआ क्यों। ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कहा मैं पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और इस चीज ने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा, क्योंकि इसका एक मतलब ये होता था कि वो न्यूक्लियर अणुशस्त्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ये मैंने हमेशा कहा है, आप हमारी जो 4 साल से डिबेट हुई, रशिया कभी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करेगा, अमेरिका भी नहीं कर सकता। तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। अब ये बोलने के बाद, एक तो ट्रंप ऐसे इरेटिक कैरेक्टर है कि जब इसने सीज फायर किया तो मैंने आपको कहा था कि हम एक दिन बात करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं, कि वो कुछ और स्टेटमेंट देंगे, और इन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रंप की कोई एक थिंकिंग नहीं है, उनकी कोई टीम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका जैसे मोस्ट पावरफुल कंट्री में ये एक बहुत ही नाजुक परिस्थिति होती है। ट्रंप को इसमें से वापस आना जरूरी था। अब इसके लिए वो करते क्या? ईरान उनसे बात नहीं कर रहा था, रशिया अभी इतना बड़ा पावर नहीं रहा है, क्योंकि पुतिन के ट्रंप को जो बाइडेन ने कहा था फर्स्ट टर्म में कि इज अ पुडल ऑफ पुतिन, वो प्रूव हो गया है। उन्होंने नाटो को पूरा विध्वस्त कर दिया है। साथ साथ में उन्होंने जो चीजें की है, रशिया की सैंक्शन मोरलेस आप कह सकते हो कि उनको काफी फायदा हुआ है। 2-3 उनकी इकोनॉमिक हालत खराब थी। तो इस परिस्थिति में उन्होंने जो जो चीजें की है इस साल, वो सभी रशिया के फायदे में जाती है। तो ये चीज एक बहुत ही क्लियर है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है रशिया को, और इनडायरेक्टली चाइना को। तो इससे एक चीज तो थी कि इसमें से एक ही कंट्री था कि जो तैयार था। चाइना भी नेगोशिएटर बनने को तैयार नहीं था। तो पाकिस्तान था कि जिनको हम चाहे जो भी कहे, पर एक मुस्लिम सुन्नी कंट्री में लीडर है, और दूसरी चीज सेकंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन है। उनकी 700 किलोमीटर की ईरान के साथ बॉर्डर है। तो शिया पॉपुलेशन वहां 30% है। और उस जो ये नेगोशिएशन हो रहे हैं वो भी सुन्नी मुस्लिम नहीं है, शिया भी नहीं, पर आगा खान है। और सेरेना होटल में हो रहा है, जिनका बहुत बड़ा ग्रुप है आगा खान फंड का। तो वहां हो रहा है, रेड जोन में कर रहे हैं। अब आगा खान का आपको ताजुब होगा कि आगा खान के जितने भी लोग हैं सब गुजराती बोलते हैं, और उनको घर में सिखाया जाता है किसी भी कंट्री में। मैंने पोर्चुगल में देखा है, केनिया में देखा है, और केनिया में सेरेना ग्रुप बहुत बड़ा है। उनकी होटल है पूरे मसई मारा और सभी रिसोर्ट में और नैरोबी में। तो आप ओवरऑल देखो तो ये जो नेगोशिएशन हो रहे हैं उसमें एक तो ये चीज थी, ट्रंप को इससे बाहर निकलना था। अब ये आगे जाके नहीं होने वाला। हमारा शेयर बाजार अभी काफी एक 900 ऊपर है, 900 नीचे पर नहीं, उछाल नहीं, वो उसको बबल तो नहीं कह सकते, फ्रोथ कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी डाउ जोन्स नीचे जा रहा है। जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया वो एक अच्छी बात थी, पर उसके बाद कई चीजें बाहर आई है, और ये जानने के लिए जरूरी है कि ये नेगोशिएशन क्या हुआ। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बाहर आया है कि ये युद्ध हुआ क्यों। तो ये युद्ध होने का एक वजह है कि जब नेतन्याहू अमेरिका गए थे तो उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी, उनको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर, तो फरवरी 11 को उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हेक्साथ ने कहा वॉर करनी चाहिए। मार्को रूबियो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सभी ना कह रहे थे। तो इस परिस्थिति में नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया कि 40 साल से हम वेट कर रहे थे, तो 40 साल में एक भी ऐसा बेवकूफ प्रेसिडेंट नहीं मिला अमेरिका में कि जो नेतन्याहू के ट्रैप में आए। पर ये यस, और ये उन्होंने कहा है, पब्लिकली कहा है और ट्रंप के लिए नहीं, सही बात है आपकी। वो उन्होंने कहा है कि 40 साल से हम वेट कर रहे थे। तो ये कोई मेरे ख्याल से अब एक दूसरी चीज है कि अमेरिका में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी में काफी फंडिंग होता है ज्यू लॉबी का। तो इस वजह से हर एक प्रेसिडेंट पे प्रेशर रहता था। पर इसमें दो चीजें है वो इन्वॉल्व हुई, एक तो ये फंडिंग, और दूसरा उनकी जो एब्सटेन फाइल है उनको उससे डिस्ट्रैक्ट करना, क्योंकि उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल को फायर किया है, उनके होमलैंड सिक्योरिटी दोनों महिलाओं को उनको फायर करना पड़ा है। अब तीसरा टर्न आएगा हेक्साथ का, कि जो एक बड़े ड्रंकार्ड है, एक फॉक्स न्यूज के संडे के एंकर थे, एक ही प्रोग्राम था। तो इस परिस्थिति में जो उन्होंने ये स्टेप लिया, गलत लिया था। नेतन्याहू के लिए और कोई चारा नहीं है। नेतन्याहू की जिस दिन वॉर बंद हो गई तो उसको
आर्मी और पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया। ये मैं हमेशा कहता हूं कि इजराइल में जब तक वॉर रहेगी, पब्लिक और आर्मी नेतन्याहू को सपोर्ट करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। पर अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी उनको क्रिटिसाइज कर रही है, पब्लिक बाहर आ रही है और उनका अब इलेक्शन होने वाला है। उसमें स्पेन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अच्छा कहा है कि नेतन्याहू का लड़का फ्लोरिडा में बैठा है, जो बहुत अनयूजुअल चीज है, और ट्रम्प, दोनों के लड़के युद्ध में जाने के लिए दोनों अपने लड़के को क्यों नहीं भेज रहे हैं। और ये चीज काफी ग्लोबल मीडिया में बहुत हाईलाइट हुई है। नेतन्याहू के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। उनके ब्रदर भाई जो आया है केतन भाई, नेतन्याहू का लड़का ने भी नहीं गया और इनका भी घायल, वो सब जगह आ गया है, ऐसा करके वो आराम कर रहा है, वो सब जगह आ गया है। तो इनके बड़े भाई को उन्होंने ग्रूम किया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। जो एंटेबी में एक ही आदमी मारे गए वो उनके भाई थे सक्सेसफुल ऑपरेशन में। नेतन्याहू डिप्लोमेट थे। जितनी भी इजराइल की वॉर हुई वो कभी नहीं गए हैं। वो अमेरिका में एम्बेसडर थे, वापस नहीं आए थे, यूएन में थे, वापस नहीं आए थे। तो नेतन्याहू की इमेज जो कह सकते हैं कि बहुत अब बुरी तरह डैमेज हो गई है अब, और करप्शन चार्जेस उनके पर है, वो पक्का है। और इजराइल में जो करप्शन चार्ज लगते हैं, तो उनके एक्स प्रेसिडेंट गए हैं जेल में, ग्वीर, जो उनके बहुत ही अल्ट्रा राइट मिनिस्टर है, वो भी जेल में जा चुके हैं। सब नबारी आती है नेतन्याहू की। पहली बार अब इजराइल में CIA को उन्होंने जो डोजियर दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि रेजिम चेंज एंड रिवॉल्यूशन, वो हुआ नहीं। और वो जो डोजियर नेतन्याहू ने दिया था, उसको CIA ने कहा था ये फार्सिकल है। तो जो ट्रम्प पूरी तरह ये इसी में फंस गए, उसमें से बाहर निकलने का उनके पास कोई रास्ता था नहीं, और आगे भी रास्ता मुझे मुश्किल लग रहा है। आर्मी पब्लिक ने सपोर्ट किया, पर पहली बार उनके लापिड, जो उनके ऑपोजिशन लीडर है, उनको नेतन्याहू के साथ भी काम किया था ये गाजा वॉर, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, बहुत ही बड़े अच्छे जनरल है। उन्होंने भी कहा कि पॉलिटिकली है, स्ट्रेटेजिकली नेतन्याहू ने इजराइल को एक तरह से कहता है कि दुर्गति में ला दिया है। जो डैमेज हुआ है वो पब्लिक ओपिनियन एंड डिप्लोमेसी, क्योंकि आपको ये देखिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल के लिए पूरी दुनिया में सिंपैथी रही जिनोसाइड की वजह से, जो 6 मिलियन उनका कॉन्सेंट्रेशन। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी कंट्री यूरोप में या इंडिया में या कोई किसी भी कंट्री में उनकी पब्लिक सिंपैथी चली गई है, और ये इजराइल के लिए कभी नहीं हुआ था। आपको ताज्जुब होगा कि अमेरिका में 60% यंग ज्यू सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मामदानी, ये भी एक सिया है वैसे ईरान की तरफ, ईरान का, जो हम खोमेनी की बात आगे करेंगे, वो भी इसीलिए जीते कि उनको ज्यू ने काफी, न्यूयॉर्क जो कि ज्यू का कैपिटल माना जाता है, उन्होंने सपोर्ट किया। तो अमेरिका में ज्यू की लॉबी बहुत ही बुरी तरह फंसी हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी में जो भी कहता है कि मैं पैसे लिए है, वो प्राइमरी नहीं जीत पा रहा है। तो अब ये जो मिड टर्म इलेक्शन होगा, उसमें शायद डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर है उनकी भी स्पीकरशिप जाने के चांसेस बहुत ही हैवी है। सेनेट के लीडर शूमर जो ज्यू है, वो भी प्राइमरी फेस करेंगे। तो एक इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो इजराइल को हो रहा है। अब नेतन्याहू ये वॉर रोक नहीं सकते, क्योंकि जो 10 पॉइंट प्रोग्राम आया है ये बड़ा फनी है। 10 पॉइंट प्रोग्राम तो आपने भी कहीं जगह डिस्कस किया होगा, पर उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शन टू बी लिफ्टेड। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रम्प पहले प्रेसिडेंट होंगे 40 साल में कि ईरान के ऊपर मुक्त करेंगे, ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट, अब ये खोलने की बात करें, वो खुली ही थी, वो अब ईरान के कंट्रोल में आ जाएगी। उन्होंने 2 प्रपोजल रखे हैं कि $2 मिलियन पर, और क्रिप्टो करेंसी में $1 पर 1 लीटर। तो इससे हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का कंट्रोल रहेगा, और इसको अब किसी भी परिस्थिति में अमेरिका के लिए मुश्किल है या दुनिया के लिए। अब जो इनकम होगी, अब ये देखिए कि रोज के 150 शिप जाते थे, अभी 6 शिप ही निकले हैं, तो पर शिप उनको $2 मिलियन मिलेंगे, तो 300 मिलियन एक दिन में। तो आप सोचिए कि उनकी इकोनॉमी एक सुपर पावर की तरह मिडल ईस्ट में आ जाएंगे, टकसाल बन जाएगी करेंसी, गोल्ड करेंसी और बनाने की। इसके लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कोई इकोनॉमी, कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट कुछ नहीं करना है। अब इसमें तीसरी बहुत बड़ी महत्व की चीज है जो लोग मिस कर रहे हैं, वो
युआन में पेमेंट होगा। जापान ने युआन में पेमेंट शुरू कर दिया है, हम भी कर रहे हैं। तो चीन ने जितने भी शिप वहां से जाएंगे वो युआन में पेमेंट करेंगे, मिस पेट्रो डॉलर पहली बार। अब बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में आ जाएगा। जो अभी तक लग रहा था 70 से 60 हुआ, 60 से 55 तक पहुंच गए, पर जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगी तो भी अब सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो अमेरिका का होगा। उन्होंने रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट मांगा है, ये भी पैसे आएंगे उनके पास। और गारंटी के लिए उन्होंने कहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजिस्ट्रेशन, उसका जो रेजोल्यूशन विथ मिडल ईस्ट के जितने कंट्री है एंड गारंटर। तो आपने देखा होगा जब अभी रेजोल्यूशन यूएन में रखा था चाइना, रशिया, उसके साथ फ्रांस ने भी वीटो किया था। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइना और रशिया के साथ फ्रांस वीटो पावर यूज कर रहा है। और मैक्रोन, पूरा यूरोप, किसी ने भी अमेरिका को एयर स्पेस नहीं दी, इवन डिएगो ग्रासिया के लिए ना कहा। तो आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन टोटली अगेंस्ट हो गया है, कनाडा अगेंस्ट है, जापान, कोरिया भी अब अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं रख रहे। और लास्ट कंडीशन, मिडल ईस्ट में से अमेरिका के सभी बेस हटा दी जाए। तो 19 बेस तो ऑलरेडी हट गए हैं, पूरी तरह उनकी हालत खराब है। तो मिडल ईस्ट से अमेरिका बाहर निकल जाएगा। तो ये परिस्थिति में एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि अमेरिका को ना नाटो का सपोर्ट है, ना उनका मिडल ईस्ट में कोई स्टेक रहेगा। और इसीलिए कंटिन्यूअस जो रिपोर्टिंग होता है कि दो कंट्री को अभी भी इंटरेस्ट है वॉर चालू रही, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, इजराइल के साथ। अब ये सभी सुन्नी कंट्री है, उसमें यूएई और उसमें जो शिया मेजोरिटी है कतार, वहां पे कभी भी रिवॉल्यूशन होकर राजा जा सकते हैं, जैसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ। तो मिडल ईस्ट में आप देखिए कि इराक में शिया मेजोरिटी है, सऊदी अरेबिया में 10% शिया है, लेबनान, यमन शिया मेजोरिटी है। तो इस परिस्थिति में, और पाकिस्तान में 30% शिया है, इंडिया में भी बहुत शिया है। उनके जो खोमेनी है उनके परदादा बरेली से गए थे, वो तो यहाँ से गए थे, बरेली, तो ये यहाँ से गए थे, बरेली से। उनकी सिंपैथी भी रही है। उन्होंने ये भी कहा जब ऑयल के टैंकर के, हमने इंडिया के लोगों ने हमारे प्रति जो प्रेम दिखाया है इसलिए हम ये शिप रिलीज कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति में ईरान अब एक सुपर पावर की तरफ उभर रहा है। और इस परिस्थिति में मिडल ईस्ट में अमेरिका का सब जो भी है, अब मैंने आपको परसों कहा था कि हम डिबेट अभी नहीं करते, क्योंकि जेडी वांस ने स्टेटमेंट दे दिया है सबसे पहले। अब वो गए थे हंगेरी अल्ट्रा राइट गवर्नमेंट को बचाने। तो यूरोप के लिए यूरोपियन यूनियन सोच रहा है कि हंगेरी को यूरोपियन यूनियन से कैसे निकाला जाए। उन्होंने यहां तक कहा है कि जितनी भी मीटिंग होती थी उसकी डिस्कशन रशिया को बताते थे। अब पहले भी म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में जेडी वांस ने स्टेटमेंट दी है, ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने यहां तक कहा है हमें नाटो की जरूरत नहीं है, नाटो अपना प्रोटेक्शन करे, हम नाटो को सपोर्ट नहीं करेंगे। नाटो के रट अभी अमेरिका में है, तभी भी ट्रंप ने यह कहा कि यू डिडंट हेल्प अस, सो नाउ यू ओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट। सो जेडी वांस वहां गए थे, वहां उन्होंने सबसे पहले तो ये चीज कही जो बड़ी ताज्जुब की है कि लेबनान ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है। जो 10 पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑल प्रॉक्सीज, उसमें हुथी आते हैं, हिजबुल्लाह आते हैं। उसने ये कहा कि इंग्लिश समझ में नहीं आता होगा। अब इसीलिए ये गलती होगी उनके स्पीकर से। अब यदि ईरान का हम एजुकेशन देखें तो दुनिया में चौथे नंबर पे है। Yes. अमेरिका से उनका एजुकेशन काफी अच्छा है। अमेरिका से 20 पॉइंट ज्यादा देते हैं जो रैंकिंग देते हैं उसमें। और वहां जो लेडीज है वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट 40% के ऊपर है। अमेरिका में 40% नॉन ग्रेजुएट है, जो ट्रम्प के सबसे बड़े सपोर्टर है। तो ये इंग्लिश नहीं आने की जो बात की उन्होंने, वो सबसे पहले तो हंगेरी में यही बात अब एक साथ रिपीट कर रहे हैं। सो नाउ दे आर कह के हम 10 पॉइंट जो कहे थे, आज ईरान ने काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि सीज फायर का वायोलेशन हुआ है, पाकिस्तान को कहना पड़ा है कि इजराइल रिस्ट्रेन करे, ये 10 पॉइंट में आता है। तो इस परिस्थिति में अब जो डिस्कशन होंगे उसमें वो क्या करेंगे, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में परसों अटैक किया, उसमें 254 लोग मारे गए, बहुत बड़ा हुआ, 1000 से ऊपर घायल हुए हैं। ईरान ने कुवैत, हफ्सन, अबू धाबी में गैस कॉम्प्लेक्स, फिर बहरीन में सित्रा आइलैंड। सो ईरान ने अपने अटैक चालू रखे हैं और इजराइल ने ईरान पे किया है। आज ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें लो प्रोफाइल रखना चाहिए, इजराइल एंड
अमेरिका बोथ शुड कीप लो प्रोफाइल। तो इसे ये लग रहा है कि जो डिस्कशन होंगे उसमें जो जो लोग आ रहे हैं, तो अमेरिका की ओर से जेडी वांस आ रहे हैं। अब जेडी वांस, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि ट्रम्प हिटलर है। उनकी स्टेटमेंट की कोई ज्यादा वजूद नहीं होती है, वो टोटली एंटी नाटो है। और आपको याद होगा जब ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट गए थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनका तमाशा किया था, तो वो चाहेंगे, उनके साथ दो बड़े नेगोशिएटर है। ट्रम्प कहते हैं आई एम द बेस्ट, तो उसके दो, विटकॉफ जो एक कॉन्ट्रैक्टर है कंस्ट्रक्शन के, और जो रशिया और यूक्रेन का कर रहे थे, और दूसरे उनके दामाद कुशनर। अब कुशनर की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुशनर वो जू है ना? वो ज्यू है कुशनर, पर उससे ज्यादा उनका ये है कि उनके जो पिताजी थे वो जेल में थे, उनको ट्रम्प ने पार्डन करके एम्बेसडर बनाया है। यस। इवांका ट्रम्प के बारे में ट्रम्प के जो पहले के स्टेटमेंट है वो सुन के किसी को भी शर्म आ सकती है। तो ये उनके दामाद है। उनको सऊदी अरेबिया ने, वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी, $2 बिलियन दिए थे। जेरूसलम को राजधानी बनाने में उनका रोल है। और अभी कहा जाता है कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग में उन्होंने $1 बिलियन तक पैसे बनाए होंगे। क्रिप्टो में फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो रहा है, ऑयल में हो रहा है। और जब ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि कुछ अच्छी न्यूज, तो उस टाइम हमेशा इनसाइड ट्रेडिंग, और पर्टिकुलरली कल जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है अक्सर, उनके लिए एक डॉक्यूमेंट आया कि उन्होंने जो 12 फरवरी की मीटिंग, उसके बाद उन्होंने ब्लैक रॉक के थ्रू डिफेंस के बहुत ज्यादा शेयर खरीदे हैं, और उन्होंने ट्रम्प को एडवाइस किया है कि आप वॉर करिए, रेजिम चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है रेजिम चेंज तो हुआ नहीं। हॉर्मुज स्ट्रेट जो ईरान के पास नहीं थी, वो उनके पास आ गई। सो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, साथ साथ स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री विक्ट्री है। अब ये मिलिट्री विक्ट्री कैसे कह सकते हैं? हमने शुरू में 4 साल पहले यूक्रेन की बात की, तब मैंने कहा यूक्रेन लड़ लेगा, पर 15 दिन में नहीं, अब 4 साल हो गए। यस, आई डू रिमेम्बर इट। अब ये हो रहा है कि यूक्रेन ने रशिया के 600 स्क्वायर किलोमीटर अभी लास्ट मंथ में ले लिए हैं। फ्रंटलाइन रशिया की 1-2 जगह पे टूट रही है, और जो स्प्रिंग ऑफेंसिव था वो पुतिन का होने के चांसेस कम लग रहे। क्यों? रशिया ने ईरान को सिखाया कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, ये पूरी दुनिया में अब वॉरशिप्स, प्लेन और इवन ग्राउंड सोल्जर की अहमियत बहुत कम रहेगी। ग्राउंड सोल्जर चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट विन द वॉर विथ द एयरफोर्स एंड नेवी। तो ग्राउंड फोर्स अमेरिका ला नहीं सकता। उन्होंने एक कोशिश की, उसमें आपने देखा कि एक प्लेन को गिर गया, पर बाकी 6 कमांडो का क्या हुआ, जो हेलीकॉप्टर, टोटल एक्सपेंडिचर आपको ताजुब होगा जयराम भाई, $400 मिलियन, मीन्स 4,000 करोड़ का एक पायलट को बचाने के लिए उनको खर्च करना पड़ा। ये 5,000 सोल्जर भेजेंगे तो उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि ये टेरेन ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट है। अब यूक्रेन ने जो किया है उसमें ऐसा है कि ड्रोन, यूक्रेन ने लास्ट ईयर 25 इतने ड्रोन से रोज के 1000 बनाता है। ईरान ने ड्रोन एंड मिसाइल, उनके पास मिसाइल का जखीरा 6 महीने का है। एक ड्रोन से आप $20,000 में, उसको रोकने के लिए इनको $4 मिलियन या 2 से 4 मिलियन की पैट्रियट या आयरन डोम में मिसाइल्स यूज करनी पड़ती है। तो ये सब परिस्थिति में ईरान का एक गलत असेसमेंट हुआ लास्ट ईयर जून के बाद मोसाद से। मोसाद की सबसे अच्छी चीज है, वो किसी का एसेसिनेशन कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में ऑपरेशन कर सकते हैं, पर स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन जो लेना होता है वो हमेशा लीडर को लेना होता है। और ये लास्ट ईयर भी जब गाजा में सीज फायर हो रहा था, मोसाद ने कहा था कर लो, तभी उन्होंने, आपको याद होगा कि जो गाजा के नेगोशिएटर वहां उन्होंने बॉम्बार्डमेंट करके मार दिया। यही चीज अब ईरान में हुई है कि ईरान में जब वॉर हुई, इसके पहले जिनीवा में जो जकोपा, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट ओबामा ने किया, उससे अच्छी ट्रम्प पे ईरान साइन करने को तैयार था, बॉम्बार्डमेंट हो गया। तो ये दोनों बार मोसाद ने कहा था, उसके अगेंस्ट गए। तो एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत होती है, जैसे बेन गुरियन थे, उन्होंने स्टर्न और ऐसे बड़े बड़े जो होते उनके जो गुरिल्ला, उनको कहा सभी मिलिट्री ज्वाइन करेंगे, और स्टर्न स्टेप लेके सबको आर्मी में भर्ती कराया।
तो अब ये परिस्थिति ये है कि इजराइल को वॉर कंटिन्यू करनी पड़ेगी, वो इसमें से वापस नहीं जा सकते। ईरान को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं 4000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। ईरान को कभी किसी ने राज नहीं किया है। ईरान आप देखो कि मेडिएवल टाइम में भी बहुत ही बड़ा सफाविद एम्पायर बहुत बड़ा था। उसके पहले साइरस जो था, साइरस द ग्रेट, वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। तो ये परिस्थिति में जब इराक के साथ वॉर हुई थी तब उनके पास इतना कुछ आर्म्स नहीं था। 9 साल तक लड़के 3.5 लाख लोग मर गए, पर उन्होंने इराक को वापस रखा, एक इंच भी जमीन नहीं लेने दी, और सद्दाम हुसैन वीक हो गया। तो अब ट्रंप को इससे बाहर निकलना है, तो उनकी जो कंडीशन, उनकी 15 पॉइंट है, वो तो मानने को ईरान तैयार नहीं होगा। तो एक 2-3 चीजें हो सकती है जयनारायण भाई। एक तो न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो जिनीवा में हुआ था, इसके लिए अभी तो ईरान कहता है कि हम कोई एनरिच न्यूक्लियर 300-350 किलो देंगे नहीं, वो शायद एग्रीमेंट हो सकता है। पर 15 दिन का जो टाइम है, वो मुझे लगता है 15 दिन पहले कोई सीज फायर होगा नहीं, क्योंकि ईरान की ओर से जो नेगोशिएटर आ रहे हैं, अब्बास आगाची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, बहुत ही कॉम्पिटेंट है, और साथ में उनके स्पीकर आ रहे हैं। उनके स्पीकर का अगेन लोग कहते हैं कि रिवोल्यूशनरी गार्ड से कोई आएगा कि नहीं, वो रिवोल्यूशनरी गार्ड से बाद में स्पीकर बने, उनके कमांडेंट थे। वो भी काफी, इसलिए आप देखोगे कि उनकी जो भी स्टेटमेंट होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं। आज पहली बार खोमेनी ने स्टेटमेंट दिया है कि वी विल डिफीट द डेविल, वी विल टेक रिवेंज फॉर ईच एंड एवरी डेथ, ब्लड मनी तक की बात की है। तो नेगोशिएशन से पहले ईरान का स्टैंड काफी स्ट्रांग है। और आप देखो कि ट्रम्प तो विक्ट्री करते हैं, उन्होंने गाजा में एक बार कहा, लेबनान में कहा, ईरान में 2 बार कहा। सो वो विक्ट्री की अनाउंसमेंट करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये नेगोशिएशन लंबा खींचेगा। ऑयल प्राइस आपने देखी होगी 4% ऊपर चली गई है, ऑलरेडी 98 पे आ गया है बैरल। और तीसरी चीज ये है कि ये जो नुकसान हुआ है उसे पर्टिकुलरली ऑयल, फर्टिलाइजर, हेलियम अभी डिस्कस करना, हमने पहले डिस्कस किया था 1 महीना पहले। हेलियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो चिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका को भी हेलियम की शॉर्टेज, और प्लांट डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अमेरिका को यदि मिसाइल्स और उसके लिए हेलियम की जरूरत पड़ेगी। एमआरआई में, मेडिकल में यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प है। Yes, it is the basic building block for chemicals. तो इस परिस्थिति में इकोनॉमी में जो रिसेशन आएगा वो गंभीर रहेगा। फेमिन की लोग बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल है क्योंकि फर्टिलाइजर शॉर्टेज रहेगी। और ये सब चीजें रिपेयर होने में और फिर से रिस्टोर होने में मिनिमम कई रिफाइनरी 2 साल लगेंगे या 1 साल। सो ये जो आप कह रहे हो कि बबल जो है शेयर मार्केट में, वो गलत लग रहा है, क्योंकि आगे जाके ये सब सॉर्ट आउट करने में काफी टाइम लगेगा। इमीडिएटली सीज फायर होने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं मुझे, और नेगोशिएशन चलते रहेंगे। अब हम 2-3 दिन बाद डिस्कस करेंगे कि क्या बातचीत हो रही है। और यदि लेबनान पे आज ट्रंप ने कहा है, तो मुझे लगता है कि शायद नेतन्याहू उनको सुनते तो है नहीं, पर हमले कम कर देंगे। नेतन्याहू के लिए अब हिस्ट्री में लीगेसी वो अपनी बनाना चाहते हैं कि उन्होंने थोड़ा लैंड गोलन हाइट के पास लिया है, गाजा तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, वहां ट्रंप का टावर नहीं बनेगा, पर गाजा उनके अब मोरलेस गाजा में कुछ लैंडमेंट का बफर जोन बना सकते हैं। सदर्न लेबनान में मुझे उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि एक उनके बहुत बड़े जनरल और प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, आपने भी नाम सुना, एरियल शेरोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल थे। उनको बुचर ऑफ लेबनान कहा गया, और उनका जो हिस्ट्री में एक लीगेसी था बहुत ही खराब हो गया। तो अब नेतन्याहू का स्कोप कम लग रहा है लेबनान में। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ज्यादा, आपको ताज्जुब होगा जनरल भाई कि बैरूत एक जमाने में पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहते थे। यस, और ये नाइट्स इन बैरूत जैसे मूवीज आते थे। और दुबई और शारजा नहीं थे। ये बैरूत जब डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद दुबई और शारजा बने, पर अब दुबई और शारजा का फ्यूचर भी बहुत ब्लिक लग रहा है जी, क्योंकि वहां मुश्किल होगी।
तो मिडल ईस्ट में अब ईरान का वर्चस्व बढ़ता जाएगा। हमारे लिए दिक्कत ये होगी कि अब एक एक्सिस यूरोप की बन रही है, जिसमें कनाडा, जापान, कोरिया सब आएंगे। रशिया वीक पावर है, तो रशिया कोई अब सुपर पावर नहीं है और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, पर रशिया वही करेगा जो चाइना कहेगा। तो चाइना का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। ईरान के साथ चाइना का अच्छा है, यूरोप भी चाइना के साथ करना चाहता है। सो हमें का वो जो कहता है साइलेंट डिप्लोमेसी से बाहर आके यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुक बढ़ाने पड़ेंगे। ईरान के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे हो सकते हैं, डिफिकल्ट है कुछ दिनों के लिए, पर डिप्लोमेसी में कब कुछ परमानेंट नहीं होता है। सो कोशिश करेंगे, इट्स अ गेम ऑफ इमेंस पॉसिबिलिटीज, पर इसमें विजन रख के अच्छी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि डैमेज तो हुआ ही है, तो वो अच्छा करना पड़ेगा कि ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि हमारी पब्लिक ने, जैसे कश्मीर में उन्होंने गहने बेच के पैसे भेजे और लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये सब चीज मायना रखती है वॉर में। और ईरान की साइकोलॉजी में भी इंडिया की इमेज बहुत ही अच्छी है। तो ये एक आपको याद होगा, इसी में एक ही कंट्री ने सपोर्ट किया था, और जब यूएन में आया था ईरान था, उसी वजह से रेजोल्यूशन अटक गया था कश्मीर का। सो इंडिया के लिए आगे टाइम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर्टिकुलरली इकोनॉमी। एक तो ऑयल प्राइस, दूसरा हमारा जो ट्रेड है मिडल ईस्ट का बंद है, तो वो भी $20 बिलियन। एक्सपेट्रिएट जो पैसे भेजते हैं, तो काफी अब वहां जॉब कम हो जाएगी, पैसे आने कम हो जाएंगे। हीलियम वो तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, पर फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, 40% नाइट्रोजन और वो बाय प्रोडक्ट है, तो वो भी। तो एक इकोनॉमी में हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, डॉलर के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू कम होगी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगी, और 150 करोड़ लोगों को खाना, पर्टिकुलरली फूड। तो ये सब चीज देखते हुए इकोनॉमी थोड़ी मुश्किल परिस्थिति में रहेगी। डिप्लोमेसी में हम ब्रिक्स के चेयरमैन हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, तो जब ब्रिक्स की मीटिंग होगी, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड रशिया सभी अल्टरनेट करेंसी की बात करेंगे, क्योंकि अब पेट्रो डॉलर की जगह युआन आ रहा है। तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग टाइम है। डिप्लोमेसी में कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज, बट यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, यू हैव टू बी शार्प एंड लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करेंगे, तो इससे हम बाहर आएंगे। और एक महासत्ता, अभी तो कहीं आ रहे हैं आर्टिकल जो अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर उभर सकते। जैसे मैंने कहा कि जब नाम के हम लीडर थे, G77 के लीडर थे, बांग्लादेश जैसा कंट्री बना के 100 कंट्री का रिकॉग्नाइजेशन मिलना, 100 कंट्री ने उनको 6 महीने में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया था। तब हम कोई इतने बड़े मिलिट्री पावर नहीं थे, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, फिर भी अचीव कर सकते हैं। और ट्रंप के लिए एक चीज है, उनका फ्यूचर निक्सन जैसा हो सकता है। एक निक्सन की मैडमैन थियरी ऑफ एंगेजमेंट, जो सुनजू ने भी लिखा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप 1 महीने बाद कि आप अपने दुश्मन को कंफ्यूजन में डाल दीजिए, उसको ऐसा लगे कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो ये इतना डर जाएंगे कि जो कंसेशन आपको नहीं देंगे वो आपको देंगे। ये निक्सन ने वियतनाम वॉर के लिए 1968 में कहा था कि उसको कैसे अंत ला सकते हैं। इसको कहते हैं मैडमैन थियरी ऑफ निक्सन। वो एरोगेंस ऑफ पावर में एंथनी समर ने लिखा है। पर मास्टर स्ट्रोक आर नॉट इजी एंड दे आर नॉट कॉस्ट फ्री। एंड ये जो थियरी है, निक्सन का जो भविष्य था, वही फ्यूचर शायद इम्पीचमेंट के लिए अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इम्पीचमेंट की जगह रिजाइन किया था। पर ट्रम्प रिपब्लिक और डेमोक्रेट की 80 के ऊपर सेनेटर और वो तैयार है। आज एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति में होते कांग्रेस में, उन्होंने अब अप्रैल 14 तक, वहां कुछ रूल फनी है कि रिपब्लिक पार्टी मेजोरिटी में है, तो उनका कोई भी, तो उनका एक कांग्रेस में जाके उसको एडजॉर्न कर दिया। पर वॉर रेजोल्यूशन, रिस्ट्रिक्शन पावर रेजोल्यूशन डेमोक्रेट लाना चाहते हैं, उसको रिपब्लिक पार्टी का भी सपोर्ट है। तो ईरान ये नेगोशिएशन मुझे लगता है 1 मई तक खींच सकते हैं, जो गुजरात डे है।
और उस दिन ट्रम्प का 60 डेज का पावर खत्म हो जाता है। देन जी उनको कांग्रेस के पास वॉर करने के लिए जाना पड़ेगा। $200 बिलियन उनको मिल नहीं रहे हैं। सो ये 2 वीक के बाद कितने दिन और क्या 4-5 दिन क्रुशल रहेगा, पर मुझे लगता है ईरान भी वेट करेगा कि वॉर पावर रेजोल्यूशन में ट्रम्प कांग्रेस के अप्रूवल के बिना आगे, वो एक्सर्सन कहते हैं, जो पुतिन ने एक नया वर्ड दिया है, मिलिट्री ऑपरेशन, पर इसको वॉर ही कह सकते हैं। सो फर्स्ट यस मई तक ये नेगोशिएशन ज्यादा लंबा खींच सकते हैं। और ट्रम्प के जो सलाहकार है वो उसमें वो कई जनरल को निकाल दिया है, पर आर्मी में भी कुछ जनरल उनको अभी भी एडवाइस कर रहे हैं कि इससे दूर रहो, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर रहेगा। वियतनाम अफगानिस्तान में जैन भाई वो वॉर लड़ पाए थे और उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, यहाँ पे अभी 40 दिन हुए। 40 दिन का क्यों महत्व है, ये 40 दिन में क्यों अनाउंस किया? 40 दिन खोमेनी के मरे हुए हुए थे और उस टाइम उनका एक बहुत बड़ा वो था, उनका वो नहीं किया था। और करबला में 40 दिन बाद हुआ था। सो सिया में 40 दिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ट्रंप ने भी इसी तरह कहा था कि मैं सिविलाइजेशन का एंड करूंगा, पर मुझे लगता है सिविलाइजेशन विल कंटिन्यू। वेरी फ्यू सिविलाइजेशन, इंडिया भी एक सिविलाइजेशन के जो कंटिन्यूअस है ईरान की तरह, बाकी दुनिया में बहुत कम सिविलाइजेशन है। तो ये नेगोशिएशन टफ होंगे। हम 2 दिन बाद कहते हैं कि अब जेडी वांस क्या स्टैंड लेते हैं। ईरान का स्टैंड टफ रहेगा। इजराइल मुझे लगता है अब लेबनान में कुछ कम अटैक करेगा, पर उड़ेगा इमीडिएटली सीज फायर नहीं होगा, ऐसा कोई जी चांस दिख नहीं रहा है। जी। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे डॉक्टर साहब, एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला। एक बहुत मंझी हुई, क्रिस्टल क्लियर उन्होंने पूरी परिस्थिति का ब्यौरा आपके सामने रखा है। जो इस तरह का जिसको फील्ड एक्सपीरियंस है वही ऐसी बातों को समझ सकता है, ऐसी बातों को पृथक्करण यानी कि एनालिसिस में ले सकता है और इसका निष्कर्ष तक जाने में क्या मार्ग हो सकता है उसकी कल्पना कर सकता है। आज चर्चा करनी थी हमें, क्या भारत ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फोपा यानी राजनयिक भूल की है, मगर समय की मर्यादा देखते हुए हम इसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो भूल तो भूल ही रहेगी, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, न कभी उनका फसाना बनेगा। तो ये तो चलता रहेगा, हम चर्चा करते रहेंगे। दूसरी बात है जो केतन भाई से हम जानना चाहेंगे कि नेतन्याहू इज द बिगेस्ट इविल। वो इसीलिए है कि अगर युद्ध समाप्त हो जाता है, अगर वहां इलेक्शन हो जाते हैं, तो नेतन्याहू का स्थान जेल में होगा। तो वो उसी के लिए कहीं ना कहीं कुछ चाबी भर के युद्ध होता रहे, और उसमें ट्रंप जैसा इनको मिल गया कि जिन्होंने अपना कंधा दे दिया कि आओ बेटे, रखो अपनी बंदूक हमारे मजबूत कंधों पे, फायर करो, जिसमें ट्रंप औंधे मुंह पड़े हैं। तो आज की तारीख में एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में मिलकर शांति वार्ता करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों को अपने अपने प्रश्न हैं, दोनों को अपनी अपनी मर्यादाएं, फिर भी कहीं ना कहीं दोनों को एक बात पे एक कन्वर्जेंस या केंद्रित होगा कि शांति बहाल होनी चाहिए। यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, दुबई जिस तरह से डेवलप हो रहा था, सिंगापुर को भुला दिया था उसने। दुनिया में सेफेस्ट अगर व्यापार और कारोबार के लिए कोई जगह है तो दुबई माना जाता था। अब वो दुबई का पूरा जो गुब्बारा था वो फूट गया है।
तो दुबई फिर से दुबई नहीं हो पाएगा। ये एक बात समझ लेनी चाहिए। और चौथा कि पेट्रो डॉलर जब से शुरू हुए, किसिंजर और प्रिंस सऊदी के किंग, सऊदी किंग, इनके जो एग्रीमेंट के तहत, तो जहीं कहीं भी पेट्रोल बिके डॉलर में पैसे जाते थे, और ये डॉलर इन लोगों को अमेरिका में रियल एस्टेट से लेकर फेडरल बॉन्ड से लेकर स्टॉक मार्केट तक इन्वेस्ट करने होते थे। तो अमेरिका को जैसे एक बिल्कुल कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डॉलर, इट वाज अंडररेटेड। अब अमेरिका नाम का ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड क्राइसिस तो आकार ले चुकी है। इनका इंटरनेट डेट इतना बड़ा है कि इसकी भुगतान करने की कोई हैसियत अब अमेरिकन नागरिकों में रही नहीं। तो अमेरिका की आंतरिक जो वित्त व्यवस्था है वो टूटने के कगार पे है। और बाकी जो चीजें हैं वो 4-5 दिन 7 दिन में और ज्यादा हमारे सामने आएगी। मगर एक ऐतिहासिक भूल भारत ने की है। आज तक भारत राजनयिक कूटनीति के मोर्चे पे कभी हारा नहीं था। शायद इतनी बड़ी शिकस्त उसने चाइना 1962 में, जब नेहरू जी के पास उनके संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन ने कुछ चीजें दबा के रखी, तभी भी इतनी बड़ी शिकस्त राजनीतिक मोर्चे पे भारत ने नहीं खाई थी। आज भारत जैसे दुनिया में अकेला खड़ा है, नया बॉल अपनी शीन गुमा चुका है, बाउंस प्रिडिक्टेबल है, पिच इजी खेल रही है, और उसमें हमारा बैट्समैन 0 पे आउट होके पेवेलियन में यूं बैठा है। ये परिस्थिति भारत की है। तो ये चर्चा आपकी यही चैनल पे घटनाक्रम के साथ साथ चलते हुए डॉक्टर केतन भाई की पैनी नजर हर चीज पे रहती है। उनकी एक विशेषज्ञ की हैसियत से जो इनकी बात है सुनते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका दोस्त जय नारायण व्यास इजाजत चाहता है। अब से हम हिंदी में आपके सामने आया करेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और भारत के कई राज्यों से हमारे पे एक तरह से सलाह थी कि आप हिंदी में करो तो अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। हम न तो हमारी पैनल को हिंदी में कोई तकलीफ है, न हमें कोई तकलीफ। आफ्टर ऑल लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वो कोई हम पीएचडी नहीं करनी है हिंदी में। हम टैगोर ने बात हमारी कह सके, ठीक से कह सके, और 57 का 97 नहीं कर सके तब तक ठीक है। नहीं, टैगोर ने कहा है कि लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। पर दूसरा जो आपने कहा फॉरेन पॉलिसी में, तो टैगोर का एक गाना, एक बहुत फेमस गीत है गांधी जी पे कि कोई तुम्हारी हाक सुन के नहीं आ रहा है तो आप एकले चलिए रे, एकलो जाने रे, एकटो जा रहे। तो धन्यवाद केतन भाई, धन्यवाद दर्शक मित्रों। काफी प्रसन्नता हुई आप सबसे बात करके। हमारा शुरुआत है हिंदी चैनल में। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। आप और राज्यों से देख रहे हैं और ज्यादा संख्या में जुड़ो हमारे साथ, ऐसी हमारी विनती है। और आपके दोस्त और आपके सर्कल में अगर आपको हमारी बातें पसंद आती है, जिस तरह से हम आपके सामने चीजें रखते हैं, हमारी कोई और से कोई रंग बिरंगा चित्र खड़ा किए बिना अगर आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। हमारे लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। जो हमें आपके प्रेम और आपकी वार्मथ ऑफ अफेक्शन से मिलेगा उसकी हमें काफी कदर है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, आपके दोस्तों को भी जोड़िए, आप भी जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते रहेंगे।